मृगांका खौफ में तृष्णा की तरफ देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे डरे हुए लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तृष्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो चिल्लाती हुई मृगांका के पास आने की कोशिश कर रही थी। मौसी, मौसी, मैंने किसी को नहीं छुआ। मौसी मुझे ले चलो, मौसी मुझे ले चलो, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन तृष्णा का उसकी तरफ चलकर आना भी मृगांका के लिए खतरे से कम न था। तृष्णा की आवाजें बदलती जा रही थी। एक आवाज मृगांका से मदद की गुहार मांगती और बाकी आवाजें उसको मौत की धमकी देती। अगर पास भी आए ना तो ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। मृगांका भय में थी, लेकिन अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी बचे हुए लोगों को वहां से निकालना था। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवा से हवेली की हिलती खिड़कियां लाशों को भी भयभीत कर देने वाली थी। लोग चिल्ला रहे थे, मृगांका से मदद की गुहार कर रहे थे। मृगांका, हमें बचा ले, मृगांका इसे शांत कर। तृष्णा ने एक नजर एक गांव वाले को देखा और उसकी आंख सुलगी हुई आग की तरह लाल हो गई। मुझे शांत कराएगा? भूल गया कैसे मुझे नींद से उठा कर मारा करता था तू? हाँ? ये सुनकर वो आदमी खौफ में वहां से भाग ही रहा था कि तृष्णा के गुस्से के प्रकोप ने उसे झांसे में ले लिया और मार डाला। फिर तृष्णा के अंदर से एक डरी हुई आवाज आई, मुझे बचा लो मौसी, मुझे दर्द हो रहा है। मृगांका ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी गेरुए घाघरे की जेब से एक पोटली निकाली। पोटली को देखते ही तृष्णा, जो अभी तक समझ रही थी कि सब कुछ खत्म कर ही यहाँ से जाएगी, अचानक से डर गई और गुस्से में मृगांका की तरफ बढ़ने लगी। मुझे काबू में करेगी तू? इतनी जुर्रत तेरी, देखा। और ऐसा कहते ही उसके अंदर की सताई हुई आत्मा ने तृष्णा को हवा में उछालना शुरू किया। तृष्णा के अंदर की एक आवाज मृगांका से उसे बचाने की गुहार लगाती, लेकिन दूसरी आवाज तृष्णा को खत्म कर देने की धमकी देती। मृगांका ने गुस्से से तृष्णा की ओर देखा और बुलंद आवाज में कहा, तू जो भी है मुझे डरा नहीं सकती, ना मेरी बच्ची का बाल भी बांका कर सकती है। और ऐसा कहते ही मृगांका ने हवा के सहारे लटकी हुई तृष्णा के इर्द गिर्द राख की रेखा बनाई। तृष्णा के अंदर की आवाजें उस पर और हावी हो गईं, लेकिन वो उसे कुछ करती उससे पहले मृगांका ने मुट्ठी भर राख लेकर तृष्णा के ऊपर फेंक मारी। तृष्णा जोर से चिल्लाई, कभी अपनी आवाज में, कभी अंदर से आ रही 4-5 आवाजों में जो उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ गांव के लोग भागते हुए ये दृश्य देखकर अचानक से रुक गए। तृष्णा ने गुस्से में उन्हें देखा और बिखरी हुई लाशों को अपनी जादुई विद्या से गलाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले कि पूरा गांव सड़ी हुई लाशों की बांस से बेहोश हो, मृगांका ने मदन की ओर देखा, जो मसान में काम करता था, और उसे हर लाश को आग लगा देने को कहा। मदन, जो ये सब देखकर खौफ और असमंजस में था, कुछ देर के लिए एकदम सुन्न पड़ गया। लेकिन मृगांका के पास अभी उसको कुछ समझाने का वक्त न था। उसने चिल्लाकर कहा, आग लगा सारी लाशों को। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपनी माँ और बेटे नमन के साथ जीप में वहां से दूर निकल चुका था, लेकिन नमन की नजर अब भी हवेली की तरफ ही थी। नमन की आंखों के सामने जो भी घटित हुआ वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक लड़का जिसने अपनी लगभग पूरी पढ़ाई बाहर की है, वो इस तरह की बातों में भला इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेता। उसको रह रह के अपनी बहन सपना का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखें अब तक गीली थी, लेकिन सपना के साथ ऐसा क्या हुआ वो ये समझ पाता उससे पहले अंतिम क्रिया वाले हादसे ने हिलाकर रख दिया।
अपनी बहन को कुछ 1.5 साल बाद मिला था वो, और ऐसे अचानक वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर कैसे चली गई। एक 12 साल की लड़की की मौत में दूसरी 12 साल की लड़की ने जो भी प्रलय मचाई है, उसका जवाब कैसे और कहां से ढूंढे। नमन हमेशा घर से इतना दूर रहा कि इस वक्त कौन सही होगा, किससे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उलझती गुत्थी कैसे और कौन सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। वो बार बार अपनी दादी को पूछ रहा था कि अम्मा, उस लड़की को क्या हुआ था, सपना की लाश कैसे। लेकिन वो आगे बोलता उससे पहले छोटे ठाकुर की मौत से बिलखी दादी ने उसे चुप कराकर भारी आवाज में कहा, चुप कर और पीछे देखना बंद कर। न जाने कौन से शमशान की डायन को लाई थी साथ, मेरे छोटे बेटे को खा गई, गांव वालों को खा गई, पूरी हवेली को शमशान बना दिया। और फिर बड़े ठाकुर को देखकर कड़ी आवाज में बोली, मायापुर के बाहर जोधरगढ़ में जो अपनी हवेली है, अब हम वहीं रहेंगे जब तक इस मृगांका और उसकी इस नाजायज लड़की को तू ठिकाने नहीं लगाता। ये सुनकर नमन बहुत चक्कर रह गया और हकलाती हुई आवाज में बोला, अब ठिकाने लगाने का क्या मतलब है अम्मा? सपना का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। अगर मेरी बात मानी होती तो ये सब ना होता। मृगांका को जबरदस्ती क्रियाकर्म करने को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन नमन की बात का जवाब ना ही ठाकुर ने दिया, ना ही अम्मा ने। नमन के मन में बहुत से सवाल थे। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसकी माँ कैसे मरी। कैसे यकीन करे नमन कि उसकी बहन सपना, जो 1 घंटे पहले ही उसके साथ हंस खेल रही थी, उसने अचानक खुद को फांसी लगा दी। और 12 साल की तृष्णा को सपना की लाश को छूते ही ऐसा क्या हुआ कि गांव में दहशत फैल गई और लोग मरने लगे। नमन कुछ दिन रुकना चाहता था, लेकिन अम्मा और ठाकुर ने उसे वापस दिल्ली भेजने का तय कर लिया था। ठाकुर ने अपने ड्राइवर दीवान सिंह को कहा, आज रात ही से हॉस्टल छोड़कर आओ, तुम सामान बाद में भिजवा देंगे। मगर अम्मा, अब छोटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब वो बस एक लाश है जिसका भस्म हो जाना ही बेहतर है। अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, किसी को नहीं पता था और ना ही कोई पूछने की स्थिति में था। कुछ तो था जो सिर्फ अम्मा जानती थी। यहाँ मदन सारी लाशों में आग लगा रहा था और जब छोटे ठाकुर की लाश के पास पहुंचा तो उसने मृगांका को पूछा कि इसका क्या करना है। जला दे, उसका हाथ भी नहीं बचना चाहिए, सब भस्म होना चाहिए। मदन ने मृगांका की बात सुनकर लाश को तो आग लगा दी थी, लेकिन ठाकुर का हाथ उसे कहीं भी आसपास नहीं दिखा। वो मृगांका को बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मृगांका, जो तृष्णा को काबू करने में संलग्न थी, मदन को तेज आवाज देकर बुलाकर बोली, तृष्णा को पकड़ और कुछ भी हो जाए इसे इस घेरे से बाहर जाने मत देना। मृगांका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मृगांका की आवाज ऊंची होती जाती, तृष्णा और बेकाबू होती जाती। बस हवेली के मैदान में मदन, मृगांका, तृष्णा और तृष्णा के अंदर शोरगुल मचाती वो आत्माएं थीं, जो उसके शरीर में कैसे और कहां से आ गई, अभी बता पाना मुश्किल था। मृगांका अब मंत्र बोलते बोलते तृष्णा तक पहुंच रही थी, लेकिन तृष्णा उसको देख ऐसे हंस रही थी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसको कह रही हो कि वो कुछ भी कर ले, उसको काबू में नहीं कर सकती। मृगांका ने अभिमंत्रित रस्सी का एक कोना खुद पकड़ा और एक कोना मदन को दिया, लेकिन तृष्णा ने मदन को धक्का मारकर इतनी दूर फेंका कि वो दर्द में कराहने लगा। हवा का रुख मृगांका को तृष्णा के पास जाने से रोक रहा था। उसके पैर राख के घेरे के पास
बढ़ ही नहीं रहे थे, जैसे उसे कोई शक्ति रोक रही हो। मृगांका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। उसकी शक्तियां क्यों उसका साथ नहीं दे रही हैं। तृष्णा की आंखों का रंग पीले से लाल होता, लाल से एकदम सफेद। उसको देखकर आसमान में उड़ती चील भी खौफ में भाग रही थी। मृगांका तृष्णा के बहुत पास पहुंच चुकी थी। अब बस उसे उसके हवा में उड़ते बाल, जो डरावने जाल की तरह लग रहे थे, उन्हें अभिमंत्रित धागे से बांधना था। तृष्णा अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगी और उसकी आवाज इतनी कर्कश हो गई कि मृगांका और मदन के कानों के पर्दों को चीरने लगी। तृष्णा के अंदर की आत्माएं मृगांका के ध्यान को भंग करना चाहती थी, लेकिन उसको भी पता था कि उसने अगर ध्यान भंग किया तो उसकी अभी तक की सारी मेहनत खाक हो जाएगी और एक बार सारी आत्माएं तृष्णा पर हावी हो गई तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। मृगांका ने तृष्णा की आंखों में देखा। कोड़ी की तरह अभिमंत्रित रस्सी को हाथ से कसकर पकड़ा और राख की रेखा के अंदर पैर रखते ही तृष्णा को उस रस्सी से इतना तेज मारा कि उसके गले में वो रस्सी फंदे की तरह फंस गई। 12 साल की तृष्णा कराहने लगी। मृगांका की आंखें भीग आई और उसने दर्द में कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तेरा गला मुझे बांधना पड़ेगा ताकि वो आवाजें बाहर ना पाए। तृष्णा जोर लगाती रही लेकिन रस्सी को छू ना पाई। मृगांका ने तृष्णा के हवा में उड़ते बरगद की जड़ों की तरह दिखते बालों को कस के पकड़ा और फिर अपने हाथ से काले रंग के धागे को निकालकर उन पर बांधा। देखते ही देखते तृष्णा की आंखों का रंग सफेद से लाल और लाल से पीला हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अब उन 10-15 लाशों के बीच मृगांका बेहोश तृष्णा को गोद में लिए हुए तबाही को नजरें घुमाकर देख रही थी। उसको पता था तृष्णा को यहाँ लाकर उसने गलती की है, लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि तृष्णा का खून इतना कहर ढा देगा। मृगांका ने तृष्णा को जमीन पर एक कोने में रखा और 12 साल की सपना की सड़ी हुई लाश के पास गई। उसे थोड़ी देर देखती रही और बोली, मुझे माफ करना, तुझे मुक्ति नहीं दिला पाई। और फिर उस पर मृगांका ने सफेद कपड़ा डाला और आग लगा दी। एक मौत के बदले इतनी मौतें हो जाएंगी, ये शायद मायापुर गांव के इतिहास में क्या किसी भी गांव प्रांत के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। मृगांका ने जाकर मदन को सहारा देकर उठाया और कहा, तेरे हाथ में अभिमंत्रित धागा था, इसीलिए तुझे छूकर भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मदन ने मृगांका से पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। आधा गांव मौत के घाट उतर गया, ठाकुर हवेली छोड़कर चला गया। मृगांका, मुझे सब कुछ बता। मृगांका ने बस उसे ये कहा कि कुछ भी बताने से पहले वो इस बात की तह तक जाना चाहती है, लेकिन तब तक उसे ये बात अपने सीने में कैद कर कर ही रखनी होगी। मृगांका अब तृष्णा के पास बढ़ने लगी। उसने तृष्णा को ममता भरी नजरों से देखा और फिर उसके सर पे हाथ रखकर कहा, तू वो नहीं जो मैंने सोचा था, लेकिन मैंने तुझे पाला है और तेरी रक्षा भी मैं ही करूंगी। मेरी गलती थी, मुझे तुझे सब बताना चाहिए था। मृगांका ने पहली बार शायद नरम होकर तृष्णा को देखा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे तृष्णा को प्यार से संभालना होगा। अपनी चुन्नी को उसने तृष्णा पर लपेटा, नन्ही 12 साल की बच्ची को गोद में लिया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसके पीछे जलती हुई लाशें धुआं होती रहीं। चील कौओं की आवाज के सिवा अब वहां कोई आवाज न थी। मदन भी मृगांका के साथ वहां से निकल गया। ठाकुर की सफेद हवेली धुएं में मटमैली हो गई थी। मृगांका चली जा रही थी, चेहरे पे कई सवाल लिए। उसको
किसी और के पास मदद मांगने और तृष्णा का सच पता करने जाना होगा। वो मृगांका से अलग क्यों है? उसका स्पर्श शापित क्यों है? तृष्णा के घाव खुद भर जाते हैं। तृष्णा के अंदर जो आवाजें थीं, वो किसकी थी? इन सवालों का जवाब उसे एक ही इंसान दे सकता है, बूढ़ा बंगारू, जिसने मृगांका को विद्या सिखाई, जिसने मृगांका को गिद्ध का निवाला बनने से बचाया, जिसने मृगांका को जंगल से ला अपने घर में जगह दी और उसे बताया कि वो उसे सवतुरा नामक गांव में अमावस की रात को पड़ी मिली, और जिस लड़की को अमावस की रात किसी ने जंगल में छोड़ दिया हो, वो जरूर किसी औरत की मौत का कारण बनी होगी। मृगांका के पैदा होते ही उसकी माँ, दादी, बहन मर गए थे और उसका पश्चाताप यही था कि वो औरतों का अंतिम संस्कार करे ताकि अगले जन्म में उस पर किसी की मौत का कर्ज न चढ़े। मृगांका को भी बूढ़े बंगारू ने 12 साल तक एक पेड़ के तने में बनी गुफा में रखा था। बाहर निकलने के बाद उसने मृगांका को आत्माओं को वश में करने की विधि सिखाई। बस एक बार ही उस पर एक आत्मा हावी हुई थी। उसके स्पर्श से फूल जरूर मुरझाया, लेकिन कभी किसी की जान नहीं गई थी। तृष्णा को गोद में लिए घर जाते हुए वो ये सब सोच रही थी, और उसको और तृष्णा को देख रास्ते में लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ऐसे अंदर जा रहे थे जैसे मृगांका जिस गली से जाएगी मौत साथ में लेकर आएगी। मदन भी शमशान के पास अपनी कुटिया में वापस चला गया था और मृगांका ने उसे शुक्रिया देते हुए कहा, तू आखिर तक मेरे साथ रहा। तू ना होता तो मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। तू क्रियाकर्म की विधि करती है और मैं शव को उसके गंतव्य पर भेजता हूँ, इसीलिए तुझे मुझे शुक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं। तू इस लड़की का ध्यान रख, अब गांव वाले तुझे चैन से रहने नहीं देंगे। थोड़ा संभाल के मृगांका। मृगांका उसे मन से मुस्कान दे वहां से निकल गई। वो अपने घर की गली में पहुंची। कुत्ते उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उसके पास कुछ न था और वो तृष्णा को लेकर सीधी घर के अंदर घुस गई। कुत्ते उसके दरवाजे के पास भौंकते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। मृगांका ने तृष्णा को अंदर कमरे में बिस्तर पर रखा, उसके आसपास नींबू मिर्ची का दायरा बनाया और उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा दिया जलाकर बाहर के कमरे में आ गई। वो फिर गौसल खाने में गई, भरी हुई बाल्टी उठाई और सीधा अपने सिर पर पूरा पानी उड़ेलकर लंबी सांस ली। वो खुद से घबराई हुई आवाज में बोली, कहाँ है तू बूढ़ा बंगारू? मुझे तेरी मदद चाहिए। और ये कहते ही उसने अपने हाथ में गड़े हुए चकोर आकार के अंदर बनी आंख को इतनी तेज दबाया कि उससे खून आने लगा। ऐसा लगा उसके हाथ में गुदे चिन्ह की कंपन दूर जंगल तक पहुंची और वहां के हर पेड़ को पेड़ों में लिपटे सांपों को हिलाकर रख दिया। चिन्ह की कंपन जाकर जमीन के एक टुकड़े से टकराई और वहां पर विस्फोट हो गया। ऐसा लगा कि ये सब कोई देख रहा है। अचानक से वहां किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राख में लिपटे नंगे पैर। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ते, हाथ में पकड़ा हुआ भाला जमीन में छेद बनाते जाता। ऐसा लग रहा था कि काल खुद जमीन पर आ पहुंचा है। वो पैर जमीन में पड़े गद्दे के समान रुके। उसका प्रतिबिंब आसमान की ओर देख रहा था। वो होने वाले प्रलय को महसूस कर सकता था। ये बूढ़ा बंगारू ही था। उसकी काली सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, हाथ में बंधे अनेक किस्म के तिलिस्म और शरीर में वस्त्र के नाम पर उसने बस काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। देखकर तो ये समझ आता था कि ये कोई महाज्ञानी, महाअघोरी पुरुष ही है। लेकिन क्या ये मायापुर गांव को तृष्णा के प्रलय से आजाद कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की अम्मा कमरे में बैठ कुछ सोच रही थी और उसके जहन से निकली कुछ आवाजें उसे परेशान कर रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, आज तेरी वजह से तेरा बेटा मरा है।
वो लड़की नहीं, तू है उसकी जिम्मेदार। खौफ में अम्मा की आंखों से पानी निकलने लगा। उसने मन को शांत करने के लिए गले में बंधे ताबीज को छूना चाहा, लेकिन ताबीज तो गले में था ही नहीं। अम्मा का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठाकुर का नाम चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना, मुन्ना कहाँ है तू? लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो हवेली में एकदम अकेली है। अचानक से दीवार में लगी ठाकुर की बीवी नमन की माँ और उसकी बहू की तस्वीर जमीन पर गिरी। ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर बस अम्मा को ही देख रही है। वो फिर मुन्ना मुन्ना चिल्लाने लगी। उसका गला सूख रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो पानी के जग की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जादुई शक्ति उसे रोक रही है। वो जमीन पर गिर गई और अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका दम घुटने लगा था। वो पर्दे के छोर को पकड़े हुए थी, लेकिन कोई शक्ति उसे अपने पास खींच रही थी। ठाकुर नमन के साथ बाहर था, इस बात से बेखबर कि अंदर क्या चल रहा है। वो नमन को कह रहा था कि अब तुम्हें जब तक आने को ना बोला जाए यहां वापस नहीं आना। नमन कुछ कहता कि उसकी नजर ऊपर हिलते पर्दे पर पड़ी और उसने कहा, अम्मा के कमरे में। और नमन और ठाकुर दोनों ऊपर देखते हुए अम्मा के कमरे की तरफ भागे। अम्मा को देखकर वो सुन्न रह गए। वो बेसुध जमीन पर पड़ी थी। नमन ने अम्मा पर पानी के छींटे मारे और उन्हें बिस्तर पर लिटाया। ठाकुर सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ होगा अम्मा को कि वो अचानक से ऐसे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े टूटे हुए फोटो फ्रेम पे पड़ी। वो कुछ देर अपनी बीवी की तस्वीर देखता रहा और फिर उसे टेबल की दराज में डाल दिया। नमन ने बाप को फोटो अंदर रखते हुए देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा, अम्मा के ठीक होने तक मैं यहीं रुकता हूँ डैड, मेरी जरूरत पड़ सकती है यहाँ। ठाकुर को भी कोई सहारा चाहिए था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। नमन ने दीवान सिंह को गाड़ी से उसका लैपटॉप ऊपर लाने को कहा। नमन दिमाग से तेज था। वो भी चाहता था यहाँ रहना ताकि जान पाए कि आखिर हो क्या रहा है। दीवान सिंह नीचे गया और जीप से लैपटॉप निकालकर ऊपर जाने लगा। तभी जीप की पीछे की लाइट खुद जली। हवेली का गेट खुलने लगा। ऐसा लगा कोई खौफनाक रूह को चीरती हुई हवा जीप की तरफ बढ़ रही है और वो फिर जीप के पीछे जाकर ठहर गई। छोटे ठाकुर तेज सिंह का धड़ से अलग हुआ हाथ जीप में था, जो खुद हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाथ में जान अभी भी बाकी है। उधर मदन बिस्तर में लेटे लेटे सोच रहा था कि उसे मृगांका को छोटे ठाकुर का हाथ वहां पर न होने वाली बात बता देनी चाहिए। और फिर खुद से बोला, कल सुबह जाकर मैं मृगांका को बता दूंगा कि हाथ वहां नहीं था, शायद किसी और लाश के साथ जल गया होगा। इधर मृगांका ये सोच रही थी कि बूढ़े बंगारू तक उसका संदेश तो पहुंच गया होगा और अभी के लिए सारी लाशें जलाकर उसने खतरे को रोक लिया है। वो इस बात से बेखबर थी कि ठाकुर के साथ मौत भी उसके पीछे गई है। अब बस देखना ये था कि क्या मदन कुछ अनहोनी होने से पहले मृगांका को सच बता पाएगा। क्या बंगारू सही वक्त पर मृगांका के पास पहुंच पाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग से।